इम्पोर्टेंट वार्तिक पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी जो है आपको तृतीय व्यक्ति से संबंधित भी कुछ इम्पोर्टेंट वार्तिक है ना। जैसे आपने द्वितीय व्यक्ति या फिर कर्म कार्य के संदर्भ में पढ़ा था ना कि उभयता, सर्वथा, परितः, समय, निक्सा, अधिक, इस सब शब्दों के योग में क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति होती है ना। उसी प्रकार से है ना। इसमें कात्यायन साहब ने भी, जिन्हें वरुचि भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बताया, एक ग्रुप उन्होंने बनाया, ठीक है, जिसे प्रकृति आदि गण कहते हैं, है ना। जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी में बहुत सारे गण हैं, 10 गण हैं, है ना। अलग अलग धातुओं के अलग अलग गण वहां पे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे भुवादि गण, भवादि गण, चुरादि गण, द्विवादि गण, अनेक गण है ना। तो उसी प्रकार से जो वार्तिककार है कात्यायन साहब, है ना, उनका नाम याद रखे, इनके बारे में पढ़ना भी हम लोग को। इन्होंने एक वार्तिक दिया। वार्तिक क्या है? प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, ठीक है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि प्रकृति शब्द हो, प्रकृति शब्द के योग में, या प्रायः शब्द के योग में, गोत्र शब्द के योग में, या सम, ठीक है, या विषम, इन सभी शब्दों के योग में क्या होता है बच्चा? बेसिकली जो है तृतीय व्यक्ति का योग होता है ना। तो प्रकृति आदि गण में पठित जितने भी शब्द आएंगे, है ना, प्रकृति आदि गणों में जितने भी शब्द है, जैसे प्रकृति, प्रायः शब्द, गोत्र शब्द, साम शब्द या विषम शब्द, ये सभी कुछ शब्द आते हैं। इसके कहते हैं माप भी है, सुख दुख भी है, ये सभी सब अन्य शब्द भी आते हैं, है ना। सम विषम के अतिरिक्त जो है माप, सुख, दुख, है ना, ये सभी अन्य शब्द भी इसमें प्रकृति आदि गण में होता है। तो बेसिकली जो आपने द्वितीय व्यक्ति के संदर्भ में पढ़ा था कि उभयता, सर्वथा, परितः है, इस शब्दों को योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। इसे भी आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि जहां पे भी प्राय शब्द हो, या प्रकृति शब्द हो, गोत्र शब्द हो, सम शब्द हो, या विषम शब्द हो, या फिर किसी माप शब्द हो, है ना, या सुख दुख, इनकी चर्चा की जा रही हो, तो इन सभी शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे यहाँ पे, जैसे किसी का हमें लक्षण बताना है ना, किसका नेचर बहुत ही अच्छा है, प्रकृति से, स्वभाव से, नेचर से, बिहेवियर से, है ना, व्यवहार से बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? किसी का नेचर बता रहे हैं, किसी का स्वभाव बता रहे हैं, है ना, किसी का प्रकृति बता रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सोहन है, वो जो उसका नेचर बहुत अच्छा है ना। तो सोहना प्रकृत्या चारु भवती, है ना, या चारु अस्ति। तो यहाँ पे यदि किसी का नेचर बताना हो, उसमें प्रकृति शब्द का भी यूज हो रहा है, तो प्रकृति शब्द के योग में क्या हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति हो जाएगा। प्राय शब्द का योग, प्राय शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिकतर किसी चीज को जो है लगातार हो रहा है, कुछ प्रायः घटित हो रहा है एक समय के बाद पुनः फिर से, तो प्राय शब्द के योग में तृतीय व्यक्ति लग जाएगा, सम शब्द के योग में तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, तो प्रकृति में तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। कोई याज्ञिक पुरुष है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो निरंतर जो है, हमेशा जो है यज्ञ, एक निश्चित समय के बाद यज्ञ करते हैं, तो प्रायः याज्ञिनः, कोई जो है व्यक्ति विशेष जो प्राय जो है क्या करते हैं, वो निश्चित रूप से यज्ञ करते हैं, तो प्राय पद में तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी का गोत्र बताना है कि मैं इस गोत्र से संबंधित हूँ, है ना, कि तो गोत्र पद में तृतीय व्यक्ति लग जाएगा, है ना। अगर हमें सम शब्द का यूज कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति समान गति से चल रहा है ना, कि रामः जो है समान गति से चलता है, या फिर सोहन या मोहन, ठीक है, या बालकः छात्रः, है ना, शिशुः, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। समान गति से, सम मतलब, ठीक है, समान, विषम मतलब विपरीत कह सकते हैं, या ठीक है, विपरीत दिशा में गति करता है या चलता है। तो सम शब्द के योग में भी क्या होगा? सम पद में तृतीय व्यक्ति लग जाएगा, है ना। गोत्र पद में तृतीय व्यक्ति, विषम पद में तृतीय व्यक्ति लग के जो भी वाक्य होगा, अभी हम लोग एक वाक्य भी देखेंगे इस पे। उसी प्रकार से माप शब्द के योग में भी, यदि किसी के माध्यम से किसी चीज को मापा जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे कि द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, है ना, कोई जो 2 बाल्टी धान खरीदता है ना, तो यहाँ पे जो है द्रोणेन में, ठीक है, बाल्टी जिसको द्रोण का मतलब है, तो माप वाले पद में भी क्या हो जाता है? इसमें तृतीय व्यक्ति लगती है, ठीक है। उसी प्रकार से
कोई जो है सुख पूर्वक रहता है या सुख दुख पूर्वक हमेशा रहता है, तो सुखेन दुखेन वा यति, तो सुख और दुख में भी तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। किसी को बताना कि ये इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो नाम नाम पद में भी तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। नाम शब्द का जो है तृतीय व्यक्ति नाम ना होगा। कोई धन्य से बलवान है, धन्य से धनवान है, विद्या से विद्यावान है ना, तो जिसके माध्यम से किसी का नेचर भी पता चल रहा है, तो उसमें भी क्या लग जाएगा, आपका तृतीय व्यक्ति लग जाएगा, है ना। तो यह वार्तिक बेसिकली क्या करता है कि आपको कुछ शब्दों के योग में, है ना, प्रायः शब्द, प्रकृति शब्द, सम, गोत्र, विषम, अ, माप शब्द के योग में, सुख शब्द के योग में, दुख शब्द के योग में, है ना, नाम नाम शब्द के योग में, इन सभी शब्दों के योग में जो है आपको इस वार्तिक वार्तिक का नाम भी याद रखिएगा, सूत्र भी याद रखिएगा, कौन सा वार्तिक, ठीक है, और इन सभी शब्दों के योग में कौन कौन सी जो है विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे तो एक वाक्य बनाओ प्रकृति से। एक लौकिक वाक्य बना बच्चा, कौन बनाएंगे, बोलो बच्चा। प्रकृति शब्द से एक वाक्य। मेरी आवाज आ रही है ना बच्चा? एक प्रकृति शब्द से, प्रकृति का मतलब स्वभाव, उस शब्द से जो है एक आपको वाक्य बनाना है, बना। क्या कह रहे हो बच्चा? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? स्वभावेन चपलः। स्वभावेन चपलः इति का है, इसके विषय में कह रहे हो? स या सा है? चपला कौन है? हाँ मैं बनाऊं? हाँ बना विशाल। वाक्य तो नहीं है, ये एक सुभाषित है। हाँ स्वभावेन नवोपदेशे कर्तुम् मन्ये शक्य था। फिर से। स्वभावेन नवोपदेशे कर्तुम् मन्ये शक्य था। वेरी गुड, ये ठीक है। ये तो सुभाषित है। हाँ ठीक है बच्चा, तो जितने भी ये शब्द जहां भी आएंगे ना, ठीक है, प्रकृति शब्द हो या प्राय, प्रकृति शब्द का यूज कीजिए, स्वभाव शब्द का यूज मत कीजिएगा। जब वैसे तो उससे आप संस्कृत बना सकते स्वभाव का भी, लेकिन एक्चुअली ये जो वार्तिक है वो प्रकृति शब्द के संयोग में, प्राय शब्द के योग में ये है एक्चुअली, ये एक नीति वचन है। हाँ जो ठीक है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि जो बालक होते हैं वो प्रकृति स्वभाव से, होते हैं। हाँ ठीक है, प्रकृति सुंदरम, ऐसे भी हो सकता है। हाँ बालका प्रकृति चंचला भवती, है ना। इसमें देखो बालक है ना, प्रकृति ना, सॉरी, चंचला भवती के बालक जो स्वभाव से चंचल होता है। तो जहां पे प्रकृति शब्द आ रहा है, प्रकृति से, स्वभाव से, तो उसमें तृतीय व्यक्ति लग जाएगा और सूत्र वार्तिक याद रखिएगा। प्रायः, ठीक है, प्राय शब्द के युग में तृतीय व्यक्ति हो जाएगा। हाँ तो प्राय जो है प्रायेन वर्षा भवती, कभी कभी जो है प्राय वर्षा होती है। अश्विन मास से इस मास में, है ना, जो है प्रायः वर्षा भवती, वर्षा होता है, प्रायेन वर्षा भवती, ठीक है। इस तरह से वाक्य आप अलग अलग गोत्र, आप लोग अपने अपने गोत्र जो है इसमें ऐड कर सके, गोत्र के हम गोत्रेन, मैं इस गोत्र से हूँ, है ना, हम डैश गोत्रेन भवती या वर्तते, है ना, या फिर सम विषम का बनाना हो तो मैं समान गति से विद्यालय जाती हूँ, जाता हूँ। हम जो है समेन गति, है ना, समेन जो है समेन इति यानी समान गति से चलता हूँ, दौड़ता हूँ, है ना, आप इस तरह से बना सकते हो। क्लियर है बच्चा? या आप खुद सुख दुख का भी प्रयोग कर रहे हैं तो सुख पूर्वक रहता है, ठीक है, स सुखेन निवसति, है ना, इस तरह से वाक्य, या दुख पूर्वक जीवन यापन करता है या रहता है, स दुखेन जो है निवसति, इस तरह से वाक्य आप बना सकते हो, है ना। क्लियर बच्चा?
या फिर धन से धनवान है, बुद्धि से ज्ञानवान है ना? तो धन से धनवान, तो धनेन धनवानः, बुद्धि से, ठीक, बुद्धिया धन बुद्धिमानः, बुद्धि से, या ज्ञान से विद्वान है तो ज्ञानेन विद्वानः, इस तरह से। यानी जिसके माध्यम से किसी का नेचर समझ में आ रहा हो, किसी के माध्यम से आपको उसका गोत्र का पता चल रहा है, प्राय शब्द का यूज कहीं हो रहा है, तो उन सभी शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति होगी। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? अभी जो वार्तिक पढ़ा उस वार्तिक का सूत्र क्या है? सूत्र बताओ वार्तिक वाला। कौन बताएंगे आप लोगों में से? प्रकृतिदिभ्यो उपसंख्यानम्। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सूत्र जो है ना वार्तिक याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, अच्छे से देख लीजिए। और कई प्रश्न जो है वार्तिक से कई बार पूछे गए हैं, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? नहीं भैया, क्लियर है ना? अब जो है अष्टाध्यायी में जो तृतीय व्यक्ति हम लोग अध्ययन कर रहे थे अभी, तो इसी क्रम में अब एक अगला जो सूत्र है दिव्य कर्मा चह। बच्चा ये बताओ कि इसमें जो च पद किसके लिए आया होगा? है ना, दिव्य कर्मा चह इति किम। सर पहले जो सूत्र था ना प्रकृति उपसंख्यानम, उसके लिए बोला अरे गया। नहीं, वो तो वार्तिक है। नहीं, वो तो वार्तिक है। इसे पूर्व के सूत्र के लिए बोला गया है। ये जो वार्तिक है, प्रत्यय करण और तृतीया से करण की अनुवृत्ति आएगी। हाँ, ये जो है वार्तिक, ये पाणिनि जी का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कात्यायन साहब हैं जो पाणिनि जी के बाद हुए हैं। उन्होंने क्या किया, उन सूत्रों में जहां पे जरूरत पड़ी कि यहाँ पे ये वार्तिक भी यूज होना चाहिए, या इनका व्याख्या के तौर पर उन्होंने अलग से भी सूत्र बताए, है ना? तो कात्यायन जो है पाणिनि के बाद हुए हैं, है ना? तो ये जो मूल जो सूत्र है दिव्य कर्माच, एक मिनट बच्चा, अच्छा, तो ये जो है वार्तिक और पाणिनि अष्टाध्यायी का जो सूत्र है, दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिए। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। है ना? जी भैया। तो ये जो च है, ये अपने से पूर्ववर्ती जो सूत्र होगा पाणिनि अष्टाध्यायी में, उसकी अनुवृत्ति कर रहा है ना? तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो सूत्र ये था कि कत्री कर्णयो तृतीया, यानी अनुक्त कर्ता और कर्म में कौन सी व्यक्ति लगती है? तो तृतीय व्यक्ति लगती है ना? ये सूत्र था। तो इसके बाद वाला जो सूत्र है ये, है ना, तो च पद क्या करता है? अनुवृत्ति करता है। किसी बात को बार बार पाणिनि जी नहीं कहते, एक बार यदि उसकी चर्चा हो चुकी है पहले, ठीक है, उसे कोशिश करते हैं कि अनुवृत्ति के माध्यम से जो है समझा जाए। तो च का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा, कौन बताएंगे? च से तात्पर्य क्या है? च से तात्पर्य पितृकरणम। हाँ, पितृकरणम वाले सूत्र लोग हैं। बहुत अच्छे, तृतीय विभक्ति के। है ना? तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही? करण। चलिए, पता नहीं क्या होता है इस पर, है ना? इसका मतलब है, और इसमें कर्म आप जानते हैं, कर्म कारक की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना? दूसरा ये दिव्य, ये दिव्य का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ बताओ बच्चा। एक धातु है, और जिसका मैंने तो हाँ, देव धातु मतलब चमकने, दीप के अर्थ में भी सुना है। ओके, यहाँ जो है दिव्य दिवाली वाली धातु, हाँ बच्चा लोग दिवाली ध्यान वाली रखें। की धातु है। हाँ, ये क्या एक दिव्य धातु है ना? दिव्य धातु, दिव्य धातु, है ना? यहाँ पे जो दिवा शब्द है ये धातु है, दिव्य धातु। किस अर्थ में? ये जो बच्चा लोग क्या कर रहे हैं आपस में, बताओ? खेल रहे हैं भैया। खेल रहे हैं ना? खेल रहे हैं भैया। हाँ, ठीक है। तो ये क्या खेलने अर्थ में, जिस जैसे क्रीड धातु का अर्थ खेलने अर्थ में होता है, वैसे ही दिव्य धातु का भी यूज जो है खेलने अर्थ में
किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि यदि किसी भी वाक्य में, है ना, यदि किसी चीज से खेला जा रहा है, तो जिस चीज से खेला जा रहा है, और यदि आप उस वाक्य को दिव्य धातु के माध्यम से अनुवाद करते हैं, बनाना चाहते हैं दिव्य धातु का प्रयोग करते हुए, तो दिव्य धातु के योग में जिससे खेला जा रहा है, गेंद से, बैट बॉल से, या कोई सा भी गेम खेला जा रहा है, ठीक है, उस गेम विशेष में, उस खेल विशेष में, है ना, पासों से लूडो खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, है ना, तो जिसके माध्यम से खेला जा रहा है उसमें जो है दिव्य धातु के योग में कर्म कारक भी बनता है और च का मतलब करण कारक भी बनता है। यानी दिव्य धातु का प्रयोग यदि किया जा रहा है तो दिव्य धातु के योग में कर्म कारक भी होता है और करण कारक भी होता है। यानी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप दिव्य धातु का प्रयोग जो है द्वितीय व्यक्ति में भी आप उसका अनुवाद कर सकते हैं या फिर तृतीय व्यक्ति में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, इस तरह का जो प्रश्न है कि जहाँ पे किस दिव्य धातु के योग में दो धातुओं का, दो विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, है ना। जब आप यूपी पीजीटी का या DSSB का एग्जाम दोगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम देंगे आप UPHSC वाला, तो वहां पे इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। खास करके DSSB में, पीजीटी में तो पूछा ही जाता है ना, कि जहाँ पे एक धातु का प्रयोग किया जाए उससे अलग अलग किस किस विभक्ति में प्रयोग होता है, एक ही सूत्र के द्वारा दो दो जगह आपको उसका प्रयोग मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिए, दिव्य धातु का प्रयोग करने से हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो हम अनुवाद द्वितीय व्यक्ति में भी बना सकते हैं या फिर तृतीय व्यक्ति में भी बना सकते हैं। जैसे एक तो यहाँ पे हाँ कुछ कह रहे थे, क्या सुझाता? अब इसे दिव्य धातु का क्या अर्थ है? दिव्य धातु का वही अर्थ होता है जो अर्थ क्रीड धातु का होता है। क्रीड का मतलब खेलना, ठीक है, सेम ही है। अच्छा ठीक है। ओके चलो बच्चे, अब यहाँ पे देखो जो किताब में जो एग्जाम्पल वो भी देखेंगे और एक लौकिक एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई शिशु है ना, या फिर चलो इसका नाम लिया जाए, कौन है? विशाला, चलिए विशाला, है ना, अक्षय, ठीक है, दिव्यति, विशाल जो है पासों से खेलता है। एक तो ये वाक्य, विशाला अक्षान दिव्यति। बताओ बच्चा, दोनों वाक्य ठीक है या गलत है? बताओ। बोलो। ठीक है सर। हाँ क्यों ठीक है? क्योंकि दिव्य धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं। दोनों सही है। हाँ, दिव्य धातु का प्रयोग करने के कारण जिसके जो खेल खेला जा रहा है, गेंद से, पासों से, ताश, ठीक है, या फिर कैरम बोर्ड, है ना, स्नूकर, है ना, टेबल टेनिस, तो उसमें जिसके माध्यम से खेल रहे हैं, जो साधक वहां पर बन रहा है, उस पद में या तो आप द्वितीय व्यक्ति भी लगा सकते हैं या फिर तृतीय व्यक्ति भी लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जैसे यहाँ पे गेंद से खेल रही है बालिका, है ना, तो गेंद का संस्कृत क्या होता है बच्चा? कल ही हम लोगों ने सीखा भी था। बोलो बच्चा, क्या होता है? कंदुकेन। हाँ एक रूप तक कंदुकेन, दूसरा रूप क्या बनेगा? ये तो तृतीय व्यक्ति में बनाया, द्वितीय व्यक्ति का बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप द्वितीय व्यक्ति भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर तृतीय व्यक्ति भी बना सकते हैं। शर्त क्या है? यदि आप दिव्य धातु का प्रयोग करते हैं तो, अन्यथा फिर आप नहीं लगा पाएंगे, है ना बच्चा। और च पद से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? च पद किसको बताता है? बोलो। तृतीय विभक्ति को किस कारण इसमें लगेगा? पर हाँ, करणम वाले सूत्र को तृतीय व्यक्ति नहीं बोलना, तृतीय व्यक्ति नहीं, करण संज्ञा होती है, ये बोलना, ठीक है। दिव्य धातु के योग में कर्म संज्ञा भी होती है, करण संज्ञा भी होती है। यानी जहां पे कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति बन जाएगी, है ना, और जहां पे कर्ण संज्ञा हो जाएगी तो करते कर्णयोग से तृतीय व्यक्ति लग जाएगी, है ना। दोनों में कर्म संज्ञा को विभक्ति में कन्वर्ट करने के लिए अलग सूत्र है, कर्ण संज्ञा को विभक्ति बताने के लिए अलग सूत्र है। ध्यान रखिएगा बच्चा,
दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाइए कि कर्म जी, संज्ञा को जो द्वितीय व्यक्ति जिसके माध्यम से सूत्र का यूज करते हैं वो सूत्र अलग है, और कर्म को तृतीय व्यक्ति बताने के लिए सूत्र अलग है। कोई समस्या बच्चा इस सूत्र में कहीं भी किसी को, नहीं सर, है ना? तो क्लियर। बस ये ध्यान रखना। अब अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का क्या मतलब होता है? ये पद आपने, मुझे लगता है दर्शनों में कई बार आपने सुना भी होगा, जो भी दर्शन आपने पढ़ा होगा, चाहे तर्क संग्रह या तर्कभाष्य या अन्य दर्शन हो। अपवर्ग का क्या मतलब होता है? वर्ग का मतलब मोक्ष होता है ना। मतलब मोक्ष। अपवर्ग यहाँ फल लिया गया यहाँ है, पे फल फल कर्मों लिया का गया फल है, प्राप्त हो जाता है। फल हाँ प्राप्त हो जाता है। मोक्ष भी एक प्रकार का फल ही है। हाँ, मोक्ष एक प्रकार का क्या है? फल है, ज्ञान है ना? चलो तो वो चीज अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अपवर्गीय तृतीया। ये क्या कह रहा है कि जब आप कोई काम करते हो, है ना, 1 दिन करो या 2 दिन करो या 3 दिन या 1 महीना करो, कुछ भी करो, काम करने के बाद यदि आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, यानी फल की प्राप्ति हो रही है, तो वैसे पद में फिर क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति लग जाएगा, है ना? तो ऐसे कालवाची शब्दों में या मार्गवाची शब्दों में क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति होगा। जो आपने काला ध्वनोर अत्यंत संयोगित सूत्र में पढ़ा था ना, है ना, उसी का यहाँ पे अपडेटेड, उसी का अपडेटेड वर्जन है ये अपवर्गीय तृतीय। अंतर क्या है कि काला ध्वनोर अत्यंत संयोगित सूत्र में क्या था, हमें जो एक रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, पूरा महीना भर उसने व्याकरण पढ़ा, है ना, या पूरा महीना भर जो है या कोर्स भर में पर्वत है ना, तो वहां पे कोई निश्चित फल की प्राप्ति नहीं हो रही। पढ़ा होगा, पता नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो अपवर्गीय तृतीय क्या बताता है कि इसमें क्या होता है कि यदि कोई भी क्रिया, खासकर क्रिया की बात हो रही है, काला ध्वनो अत्यंत संयोग में क्या था? द्रव्य भी था, गुण भी था और क्रिया भी था, तीनों था ना? याद करो, याद आ रहा है? जी भैया, तीनों थे। तीनों थे ना? लेकिन इसमें क्या है जी, कोर्स अंतर? भर के लिए भी था। हाँ, देखो 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 यहाँ, अरे अरे, हाँ देखो, काला ध्वनि और अत्यंत संयोग में क्या था? द्रव्य गुण और क्रिया, इन तीनों का संयोग किसी समयवाची या मार्गवाची शब्दों के साथ हो सकता था। लेकिन जो अपवर्गीय तृतीया सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी क्रिया के साथ ही संभव है। ये सूत्र कहाँ पे यूज होगा? जब कोई क्रिया, है ना, जैसे कोई क्रिया समाप्त होती है ना, क्रिया की समाप्ति फिनिश होने के बाद आपको एक निश्चित जो है एक फल मिलेगा, एक निश्चित रिजल्ट मिलेगा, और उसका किसी न किसी समय के साथ, है ना, ध्यान रखे, किसी न किसी समय के साथ, है ना, या फिर किसी न किसी मार्गवाचक शब्दों के साथ कंटिन्यूअस रिलेशन होगा, कंटिन्यूअस कनेक्शन होगा उसका। तो ऐसे कालवाचक या मार्गवाचक पदों में क्या होगी? तृतीय व्यक्ति लगेगी। ये अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? हाँ जी भैया, है ना? जैसे अब जैसे ये बालक है, सर हाँ एक बार और बता देंगे क्या? मुझे अच्छे से समझ नहीं आया आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल तृतीया बिल्कुल। वाला। देखो, अपवर्गीय तृतीया क्या कहता है, ठीक है? अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग का मतलब क्या होता है? ज्ञान या फल, है ना, ये होता है इसका अर्थ। ये कह रहा है कि ज्ञान और फल जब आपकी प्राप्ति हो जाए, ज्ञान और फल, ज्ञान या फल की प्राप्ति कब होगी? जब कोई आप क्रिया कर रहे हो, कोई ना कोई काम कर रहे हो, उस काम को करने के बाद, ठीक है, फल की प्राप्ति होगी। जैसे अभी आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना, 1 घंटा पढ़ने के बाद, 1 घंटा ऑनलाइन क्लास करने के बाद आप कुछ ना कुछ सीखोगे, सीखोगे कि नहीं? ये बताओ, ज्ञान की प्राप्ति होगी कुछ ना कुछ, बोलो सीधा, है ना? कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन करोगे ही। तो ये जो नॉलेज है, जितने समय में किया, 1 घंटे में किया, 2 घंटे में किया या 3 घंटे में आपको जो नॉलेज प्राप्त हुआ, एक निश्चित रिजल्ट मिल रहा है आपको, तो ये जो समय है उसमें क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति लगेगा, है ना? कि 1 घंटा ऑनलाइन क्लास करके मैंने तृतीय व्यक्ति संबंधित सूत्र को पढ़ा, या अपवर्गीय तृतीया को, या फिर वार्तिक नामक जो सूत्र है वो हमने प्रकृति आदि से उपसंख्यानम सूत्र को समझा, है ना? तो जो समय लग रहा है ना, क्रिया की समाप्ति के बाद जो एक निश्चित फल की प्राप्ति होने में जो समय लग रहा है, उस कालवाचक, उस समयवाचक शब्द में या फिर मार्गवाचक शब्द में क्या लगेगा? तृतीय व्यक्ति लगेगा। तो यही है अपवर्गीय तृतीय, यानी
जहां पे आपको जैसे क्रिया समाप्त होता है, जैसे समय समाप्त होता है, क्रिया समाप्ति होती है, क्रिया जैसे खत्म होता है, वैसे आपको कुछ ना कुछ फील होगा, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और उसका संबंध क्या हो जाएगा? उसका संबंध कालवाचक पद या फिर मार्गवाचक पद के साथ अत्यंत संयोग होगा, तभी आप उसमें तृतीय व्यक्ति लगा सकते हैं। जैसे ये जो बालक है ना, बालक यहाँ पे एग्जाम्पल में जो दिया है, बालक अहना अनुवाको अधिक अधिता, है ना, कि जो बालक है पूरे दिन भर में, पूरा दिन भर लगाकर पूरे अनुवाक को पढ़ लिया। अनुवाक का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ, अनुवाक का मतलब क्या होता है? का मतलब अध्याय अध्याय चैप्टर चैप्टर चैप्टर, है ना। तो ऋग्वेद में कितने अनुवाक है बच्चा? क्या भैया? क्या ऋग्वेद का विभाजन क्रम क्या अनुवाकों में है क्या? हाँ जी भैया, 85 अनुवाक है। तो कितने अनुवाक है और किस उसका विभाजन क्रम क्या है? उसका अष्टक में भी है और अनुवाकों में भी है। 85 उसके अनुवाक हैं उसके। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, मंडल क्रम में भी है और अष्टक क्रम में भी। चलो अच्छा। जी भैया। तो ये जो बालक है पूरा दिन भर लग कर, है ना, जैसे अगर मैंने आपको कहा कि चलो ठीक है, आज जो है टेस्ट है वेदांत सर का, मान लीजिए, है ना, या फिर कल टेस्ट है वेदांत सर का, और आप लोगों ने क्या किया, पूरा कल जो दिन भर लग कर पूरा वेदांत सर को रिवीजन कर लिया, है ना। तो 4 घंटा लगाकर या फिर पूरा दिन भर लगाकर, तो जो समय लगा आपको उस बुक को कंप्लीट करने में, है ना, समय लगाने के बाद उस वेदांत सार का ज्ञान आपको पूरा प्राप्त हो गया, पूरा अच्छे से समझ गए, है ना। तो जो समय लग रहा है ना, उस समय में क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति लगेगा। क्लियर है बच्चा? अपवर्गीय तृतीय में अपवर्गीय तृतीय वही काम करेगा। हाँ, अपवर्गीय तृतीय वही काम करेगा जहां पे कुछ समय लगाने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तभी आप अपवर्गीय तृतीय लगाएंगे, नहीं तो फिर वो काला ध्वन अत्यंत संयोग है। और अपवर्गीय तृतीय में भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ क्रिया का ही संबंध होता है, किसी द्रव्य या गुण का नहीं। काला ध्वन अत्यंत संयोग में द्रव्य, गुण और क्रिया तीनों का संबंध होता है, कालवाची मार्गवाची पदों के साथ, लेकिन अपवर्गीय तृतीय में सिर्फ क्रिया का संबंध होता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चा। चीजें समझ में आ रही है? अब इसी अभी तो आपने समय के अनुसार पढ़ा, है ना। अब मान लीजिए कि मार्गवाची शब्दों के साथ इसको कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। देखो, इसमें क्या है कि कोई 12 वर्षों तक लगातार व्याकरण को सुनता है, पढ़ता है, उसके बाद उसे 12 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। तो जो 12 वर्ष लगा, है ना, व्याकरण का अध्ययन करने में, या पहले एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते थे, है ना। तो जो 12 वर्ष है ना, 12 वर्ष या महीना कह सकते हैं, है ना। तो 12-12 वर्ष में क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति लग जाएगा, है ना। तो मार्गवाचिक पद हो या कालवाचिक पद हो, उसमें तृतीय व्यक्ति लगेगा कब? जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय मार्गवाचिक पद के बाद आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसका एक रिजल्ट प्राप्त हो जाए, तभी आप लगाएंगे, अन्यथा फिर द्वितीय व्यक्ति लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि 12 वर्ष व्याकरण श्रूयते, कि 12 वर्षों तक जो है वो व्याकरण सुनता है, पढ़ता है या पढ़ा, है ना। तो जो 12 वर्षों तक व्याकरण पढ़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा ही, रिजल्ट तो आएगा ही ना, है ना बच्चा। कुछ ना कुछ तो उसकी फल की प्राप्ति होगी ही। उसी प्रकार से मार्गवाची पदों का, जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे आप मान लीजिए कि घर से जाते हैं, फैकल्टी जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, 10 किलोमीटर का सफर है ना, मान लीजिए 10 किलोमीटर का, और आप बस से जा रहे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, आप कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, है ना, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ओके। तो आपका मन कर गया चलो आज कुछ स्टोरी पढ़ लिया जाए, है ना, कुछ बुक्स रिवीजन कर लिया जाएगा, कोई चैप्टर रिवीजन कर लिया जाए जीआरएफ का। तो घर से निकलने के बाद, है ना, घर से लेकर जो कॉलेज के बीच में जो आपने पढ़ाई करा, है ना, वो, तो मान लीजिए जाने में मतलब 10 किलोमीटर का सफर है, तो 10 किलोमीटर जैसे कंप्लीट होते, जैसे आप कॉलेज पहुंचते हैं, तो आपने कुछ न कुछ चैप्टर्स या कुछ न कुछ टॉपिक को कवर कर लिया। तो इस चैप्टर्स को कवर करने में, यानी
जैसे आप कॉलेज पहुंचे कुछ ना कुछ चीजों को आप गेन करेंगे, कुछ ना कुछ चीजों को जरूर रिवीजन कर लिए होंगे, है ना। तो ऐसे मार्गवाची पद में क्या लग जाएगा, फिर तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। कब लगेगा? जब आपको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति, कुछ न कुछ फल की प्राप्ति हो रही है, तभी ऐसे मार्गवाची पद में या फिर कालवाची पद में तृतीय व्यक्ति लगेगा। ठीक है बच्चा, ये चीजें समझ में आ रही है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोटेशन है, क्रोशेन अनुवाद का अधीता, कोई बालक है पूरे कोस भर रहे, कोस का मतलब यहाँ पे 3.12 किलोमीटर होता है। कि मान लीजिए कोई 4 किलोमीटर तक पैदल चल रहा था और पैदल चलते चलते उसने पूरे व्याकरण को पढ़ लिया, पूरे विधान शास्त्र को पढ़ लिया, रिविजन कर लिया, है ना। तो जो मार्गवाची पद होगा ना उसमें क्या लगेगा? तृतीय व्यक्ति लगेगा। अच्छा, ये अंतर समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ जी भैया समझ आ रहा है। तो लौकिक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको कोशिश करना, एक एक एग्जाम्पल बनाने का, है ना। और साथ ही साथ जो ग्रंथ में दिया वो तो एग्जाम्पल ध्यान रखना ही रखना है ना। ये हो गया आपका मार्गवाची वाला, ये मार्गवाची का एग्जाम्पल है, ये जो है कालवाची का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब लौकिक जीवन में भी आप यूज कर सकते हैं कि जैसे आप कुछ समय लगाकर, जैसे आप 6 महीने से ऑनलाइन क्लास करोगे, अभी तो मार्च से आप अध्ययन कर रहे हैं, है ना। 6 महीने तक ऑनलाइन क्लास करके आपने नेट जॉब का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो बच्चा इसमें जो 6 महीना है उसमें कौन सा व्यक्ति लगेगा? तृतीय भैया। क्यों लगेगा? क्योंकि 6 महीना पढ़ने के बाद हमने कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति की है। ठीक है बच्चा, कोई समस्या? नहीं भैया। है ना? भैया मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर हाँ। जैसे सेंटेंस ये हो कि 14 वर्ष का वनवास काट के राम अयोध्या आए हैं, तो हाँ। इसमें तृतीया लगेगी 14 वर्ष में या नहीं लगेगी? क्योंकि फल की हाँ, 14 प्राप्ति वर्षों यहाँ पे तक वो जो है उसके बाद ही फिर वापस आए हैं, तो उसमें बिल्कुल लगेगा फल की प्राप्ति हुई है, आना उनका प्रयोजन यहाँ पे सिद्ध हो गया, वापस आ गया, ये फल जी की भैया। प्राप्ति हो रही है ना। तो जहाँ पे भी अगर कोई, हाँ, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि समय लगाने के बाद कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति हो रही है, कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो सभी कालवाची या मार्गवाची पदों में तृतीय व्यक्ति लग जाएगा जहां भी। ठीक है, क्लियर है बच्चा यहाँ तक? इसके बाद हम लोग मान लीजिए एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए कोई 4 महीना लगा रहा है, 6 महीना लगा रहा है ना, या 1 महीना लगा रहा है, या 10 दिन से कोई चैप्टर पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, कोई ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या ऐसे में अपवर्गीय तृतीय काम करेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कि मान लीजिए आप डेली आ रहे हो, है ना, मान लीजिए आप पूरा दिन, मान लीजिए 1 घंटा आपने ऑनलाइन क्लास किया, है ना, लेकिन आपको कुछ गेन नहीं हुआ, कोई नॉलेज नहीं हुआ, तो क्या इसमें अपवर्गीय तृतीय काम करेगा? नहीं, यहाँ पर फल प्राप्ति नहीं हो रहा है तो। हाँ, तो यहाँ पे नो रिजल्ट, है ना, कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, तो ऐसे में तृतीय व्यक्ति क्या होगा? काम नहीं करेगा। ऐसे में क्या लग जाएगा? कौन सी व्यक्ति लगेगी फिर उसमें द्वितीय व्यक्ति ही लगेगा। कालो ध्वनो अत्यंत सहयोगी सूत्र से ही द्वितीय व्यक्ति लगेगा। जब आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी ना, तब आपको वो पूर्ववर्ती जो सूत्र है द्वितीय व्यक्ति में, काला ध्वनो और अत्यंत सहयोग, वही सूत्र लगेगा। जैसे फल की प्राप्ति हो रही है वहां पे अपवर्गीय तृतीय लग जाएगा। ये अंतर ध्यान रखना बच्चा, है ना। जैसे मासम अधीतो न आयता, कि पूरे महीने भर पढ़ा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कि 1 घंटा क्लास किया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर कहीं जा रहे हैं लेकिन मुझे वो फल की प्राप्ति नहीं। जैसे मान लीजिए कई बार आप जाते हैं ना कि आज जा रहे हो, उससे मिलने, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, है ना, 10 किलोमीटर आप पैदल चल के गए, अरे आज वो तो मुझे आज मिला ही नहीं। इसका मतलब वहां पे जो मार्गवाची जो शब्द है, 10 किलोमीटर आप पैदल चल के किसी से मिलने के लिए गए और वहां पर पता चला कि वहां पे तो कोई मिला ही नहीं, तो वो 10 किलोमीटर में या कोर्स में फिर तृतीय व्यक्ति नहीं लगेगा, द्वितीय व्यक्ति ही लगेगा। चीजें समझ में आ रही है बच्चा? जहाँ पे आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वहां पे द्वितीय व्यक्ति ही लगेगा, जैसे फल की प्राप्ति होगी तो तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। क्लियर है बच्चा आज का ये सेशन? कोई समस्या? हाँ बच्चा, जी सर। नहीं है ना? कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे संयुक्त अप्रधान, मतलब ये क्या है, ये तो वैसे भी आप लोग जानते भी हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे समझते भी होंगे इसके विषय में। ये हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे। एनांग विकारः क्या है, इथम भूत लक्षण क्या है। एक सूत्र और पढ़ोगे ये संयुक्त, मुझे लगता है तो बहुत पढ़ा सिंपल है, दो भैया, है ना। पढ़ा दो भैया। हाँ। संयुक्त
अप्रधान कर है ना? सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? तो सयुक्त प्रधान क्या होता है बच्चा? ये क्या सूत्र कहता है? मुझे लगता है इसके बारे में तो हर कोई जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। इसका क्या मतलब है? कौन बताएंगे? सर सर जब किसी भी जगह मतलब शाह शब्द जब आ जाएगा ना, तो वहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। हाँ ठीक है। यदि आप किसी के साथ जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तारीख पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो जिसके साथ जा रहे हैं, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माता के साथ, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ, टीचर्स के साथ, कहीं किसी के साथ भी जा रहे हैं, कहीं भी, तो जिसके साथ आप जा रहे हैं उसमें क्या लग जाएगा? तृतीय विभक्ति लगेगा, है ना? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे सयुक्त अप्रधान, सयुक्त प्रधान यानी स शब्द के अर्थ में 7 शब्दों के योग में, है ना, जो प्रधान करता है का साथ देने वाला होता है, उसमें अप्रधान में क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति। मतलब साधारण सा ये है कि जिसके साथ आप जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, 7 शब्दों के योग में। जैसे यहाँ पे कोई जो है जा रहा है साथ में, है ना, ये साथ में खेल रहे हैं भाई बहन, है ना, यहाँ पे फादर और जो उनका बच्चा है वो फादर के साथ जो है बच्चा सीख रहा है ना, ये घूमने के लिए कहीं जा रही है पिता के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ कुछ किया जा रहा है उस सब में तृतीय व्यक्ति लगेगा, यानी स शब्दों के योग में, स शब्द के योग में, या फिर 7 शब्द का एक और अर्थ है साकम। साकम शब्द हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, साकम, सार्धम और समम, ये सभी जो एक ही अर्थ को बताते हैं, सह अर्थ को ही बताते हैं, है ना, या फिर 7 अर्थ को बताते हैं, ठीक है। यानी सह शब्द के योग में, साकम शब्दों के योग में, सार्धम शब्दों के योग में या समम शब्दों के योग में, शब्द का अर्थ 7 ही है ना। इन सभी शब्दों के योग में क्या लगता है? तृतीय व्यक्ति लगती है। क्लियर है बच्चा? चलो एक एग्जाम्पल, जी भैया। कोई एक एग्जाम्पल बताओ। मोहन माता के साथ बाजार जाता है। हाँ, तो इसका संस्कृत बताओ। पिता पुत्रेण सह गच्छति। पिता पुत्रेण सह, पिता पुत्रेण सह हाँ वनम गच्छति, है ना, कि जो है पिता जो है पुत्र के साथ जंगल को जाता है, तो जिसके साथ जाया जा रहा है ना, उसमें क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति लगेगी। पुत्रेण सह, पद छूट गया इसमें, है ना, तो 7 शब्द के योग में सह शब्द भी लिखना होगा, है ना। पिता पुत्रेण सह वनम गच्छति, तो इसमें जो पुत्रेण है इसमें तृतीय व्यक्ति किस सूत्र से लगा है बच्चा? बोलो। सहयुक्त अप्रधान है, वेरी गुड, है ना। और इसमें वनम गच्छति में, वनम में कौन सी व्यक्ति लगी है ये भी बताओ। तृतीय लगा, नहीं द्वितीय बोल रही हूँ। हाँ द्वितीय लगा, तो द्वितीय लगा तो किस सूत्र से लगा ये भी बताओ। यहाँ पे वनम कर्मणि द्वितीय सर। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति लगे, वेरी गुड, है ना। तो उसी प्रकार से और भी एग्जांपल में, हाँ बोलो बोलो सर। अहम मातुलेन सह गृहं गच्छामि। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना बच्चा। तो कोई सा एग्जांपल ले सकते हो? जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल है, मया साकम सौदवे आश्वः, मेरे साथ जो है महल पे बैठो, है, मया सार्धम वनम पर, मेरे साथ वन आए हो, हरिनांग नाभि समम आओ निवत्स्यति, कि कोई जो है प्रिय मृगियों के साथ रहेगी, ऐसा कोई सूचना दे रहा है ना। तो यहाँ पे भी देख लो, साकम शब्द, सार्धम शब्द या समम शब्द, ये तीनों जो है, या सह शब्द, ये सभी जो है 7 अर्थ को ही बताते हैं, ठीक है। तो सब में देख रहे तृतीय व्यक्ति लगा है, सब में तृतीय व्यक्ति लगा, ठीक है। तो बच्चे ये भी जो ग्रंथ में दिया हुआ ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखना, और लौकिक एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हो। कि कोई जो मैं अपने दोस्तों के साथ जो है मित्र सखा के साथ जो है महल जाता हूँ, जंगल जाता हूँ, पार्टी के लिए जाता हूँ पिता के साथ, दोस्तों के साथ, जिसके साथ जाया जा रहा है, जिसके साथ कुछ कार्य किया जाए, तो 7 शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति लगेगा। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक? चीजें क्लियर है ना? कोई ऐसा तो नहीं बटन लग रहा है कि पता नहीं क्या ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है?
है ना? नहीं भैया। समझ में आ रहा है ना? एक सूत्र और जी कर ले, भैया। है कि बहुत सिंपल है। जी करना भैया है? जी करा सर। दो। करना है? एनांग जी भैया। विकार, जी सर। एनांग विकारः। एनांग में एन का अर्थ क्या होता है? अंग का क्या अर्थ होता है? विकार का अर्थ क्या होता है? सर जैसे हमारा कोई अंग हो, जैसे कान हो, आँख हो, किसी भी अंग हो, उस अंग में अगर थोड़ा विकार, विकार मतलब जैसे कुछ मतलब कानों से सुनाई नहीं दे रहा है तो कान का विकार है, थोड़ा आँख से नहीं दे रहा है तो आँख में विकार है, तो उसमें मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हाँ, बहुत सिंपल सा। एन विकार, एन प्लस अंग प्लस विकार, यही है ना? कि जिस अंग से अंग है, एन अंग विकार है ना? जिस अंग से कोई आपको लगे कि इस अंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, पैर से, आंखों से, कानों से, नाकों से, मुंह से, गर्दन से, जो भी अंग से कोई आपको विकार या उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो उस अंग विशेष में, है ना, कोई हाथ से, ठीक है, कोई आंख से, कोई कान से, कोई मुंह से, कुछ भी, उसमें कौन सी व्यक्ति लगती है बच्चा? तृतीय व्यक्ति लगती है ना? तो बच्चा ये बता, अंग और अंगी दोनों एक है या अलग अलग है? बताओ, अंग और अंगी अलग है? भैया अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग। अच्छा, अलग अलग है। मैंने बोला कि ये जो ये क्या हैंड है, हाथ है ना? तो हाथ अंग है या अंगी है? ये अंग है भैया। और पूरा शरीर की बात कर रहे हैं तो अंग है ये या अंगी? अंगी है। पूरा शरीर? ये अंगी है भैया, पूरा शरीर। हाँ, वेरी गुड। पूरा जो शरीर है आपका वो अंगी है, और इस अंगी का जो एक पार्ट होगा ना, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, वो अंग है। दोनों में अंतर है बच्चा, ठीक है? अंग और अंगी, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है आंखों से, ठीक है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो जिस अंग विशेष में विकार होगा, जिस अंग विशेष में प्रॉब्लम होगा, उसमें तृतीय व्यक्ति, जैसे अक्षरा काना, सह अक्षरा काना, वो आंखों से काना है, आंखों से उससे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंखों में या नेत्र पद में क्या लग गया? यहाँ पे तृतीय व्यक्ति लग गया, है ना? ये पैरों से क्या है? ये मतलब चल नहीं सकता है, इसमें क्या है? पादेन खंजह, है ना? तो ये पैर, पाद पद में तृतीय व्यक्ति लग गया। तिरछा खिलवाटा, तिरछा खिलवाटा है ना, जिसके सर पे बाल नहीं है, सर से वो गंजा है, तो सर पद में यानी सिरसा, यानी सिर पद में क्या लग गया? तृतीय व्यक्ति लग गया। कर्णेन बधिरा, जो कानों से बहरा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, तो कर्ण में क्या लग जाएगा? तृतीय व्यक्ति लग जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना? तो ये एनांग विकार है, बहुत ही सिंपल। मुझे लगता है कि पूरे विभक्ति प्रकरण में सबसे सिंपल सा ही है ना? बोलो बच्चा। सर हाँ, यहाँ जी तक भैया। हाँ बोलो बच्चा। सर हमारा हाँ, जैसे हमारा ऋग्वेद है, पूरा एक ऋग्वेद अंगी है, और हाँ, इसका किसी भी एक सूक्त जैसे अग्नि सूक्त वो अंग है, ऐसा होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, है ना? तो ये आपका आज का जो है तृतीय व्यक्ति संबंधी जो है कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, कल हम लोग उसके बाद के सूत्र विशेष को देखेंगे, है ना? उम्मीद है कि तो कल तो छुट्टी है बच्चा आप लोग का। हाँ, 2 क्लास मैक्सिमम, या 1 क्लास भी हो सकता है। हाँ, 1 क्लास में मतलब 1 दिन और, मतलब मंडे को होगा, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तृतीय व्यक्ति।